नमस्कार दोस्तों। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के फर्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बेसिक्स को समझेंगे कि क्या है और कुछ टर्म्स इससे रिलेटेड समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैकेनिक्स, यानी हम लोग क्लास 11 9 10 इसे ही पढ़ते आ रहे हैं। मतलब हम लोग ऐसा ब्रांच है जहाँ पर मोशन का जनरली स्टडी करते हैं। अब मैकेनिक्स में हम लोग बेसिक क्लासेस में क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे कि कोई एक सिस्टम को हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके ईजिली हम लोग फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोशन ये सब निकाल सकते हैं, ठीक ना। यानी बड़े सिस्टम को हम लोग एक छोटे पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते थे और आसानी से हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या जो पैरामीटर्स हैं मोशन के वो सब निकाल लेते थे। दूसरा, जब थोड़ा हम लोग और हायर क्लासेस में गए तो थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग क्या किए कि किन चीज़ों के बारे में पढ़े, जनरली एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मोशन को या उनके कैरेक्टर को स्टडी किया गया किसमें, क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक ना। हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के अलग अलग देखिएगा, हाइड्रोजन के एटम का हम लोग वेव इक्वेशन, एनर्जी, मोमेंटम ये सब निकाले थे। इसी तरह से कोई एक पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका एनर्जी, मोमेंटम, श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन ये सब निकाले थे। इसके अलावा कोई एक पार्टिकल को अगर वन डायमेंशनल वेल में रख दिया गया है, वन डायमेंशनल पोटेंशियल फील्ड में रख दिया गया है, तो उसका हम लोग वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बाद एनर्जी, मोमेंटम, प्रोबेबिलिटी ये सब निकाल लेते। तो जनरली वहाँ पर एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। अब आ गया स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर बड़े सिस्टम को, बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा पॉइंट में कन्वर्ट करके मोशन करते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे एक एक पार्टिकल को पकड़ के उसके मोशन को स्टडी करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं कि ग्रुप ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, ठीक ना। इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ को, यानी असेंबली ऑफ पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ को हम लोग स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, तो असेंबली ऑफ पार्टिकल्स के कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं। तब ये हो गया बेसिक आइडिया, यानी क्लासिकल यानी लार्ज, कोई एक बॉडी को हम लोग सिंपल एक पॉइंट में कन्वर्ट करके मोशन का स्टडी करते हैं। क्वांटम में हम लोग एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल को इंडिविजुअली एक एक पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग ग्रुप ऑफ एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स या माइन्यूट पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने का कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हुए, बेसिक आइडियाज़ हो गए। एकदम एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगा कि ये एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बस बट बेसिक आइडिया है, ठीक ना। तो अब हम लोग देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का क्या डेफिनेशन दिया जा सकता है या क्या चीज़ है ये। तो अगर मान लिया जाए कि कोई एक लार्ज असेंबलीज ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज़ हैं, पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लिया प्रोटॉन का ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप हो गया या गैस मॉलिक्यूल का ग्रुप हो गया। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए अगर हम लोग मैथमेटिक्स के दो टूल्स, जैसे एक हो गया स्टैटिस्टिकल मेथड्स और दूसरा हो गया प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इसका एप्लीकेशन किया जाए तो मैकेनिक्स का वह ब्रांच, मतलब यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के, ग्रुप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स के, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अगर प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम लोग, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए अगर हम लोग कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का उपयोग करें तो फिजिक्स के ऐसे ब्रांच को हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, तो क्या क्या रहा कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के
प्रॉपर्टी को, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना है किसके हेल्प से? स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड प्रोबेबिलिटी के हेल्प से। तब फिजिक्स के उस ब्रांच को हम लोग किस नाम से जानेंगे? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब क्या है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है किसी एजम्पशन, किसी पोस्टुलेट्स या कोई नेचुरल लॉ को प्रमोट नहीं करता है। ठीक, ये केवल क्या करता है कि ये ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या ग्रुप ऑफ जो असेंबली ऑफ पार्टिकल्स है उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर ही वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मिलकर जिस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल का निर्माण कर रहे हैं उसके नेचर को एक्सप्लेन करता है। यानी क्या, सिंपल अगर मान लिया जाए कि कोई एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक ना, तो हम लोग अगर एक एक गैस मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाए, मतलब ये ग्रुप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टी को स्टडी करें हम लोग प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से, तो हम लोग ये पूरे बॉक्स के नेचर को या उस बॉक्स में जो भी गैस है उसके नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी पूरे बॉक्स के जो भी गैसीय सिस्टम है उसका नेचर हम लोग को डिफाइन करना है, नेचर जानना है। तो हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में क्या करते हैं, वो जो इसके कॉम्पोजिशन है, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके एज ए होल हम लोग पूरे गैस का, पूरे कंटेनर में जो गैस है उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देखा जाए कि क्या है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स को बोल्ट्जमैन ने डिफाइन किया। बोल्ट्जमैन ने जनरली कोई एक माइक्रो स्टेट्स, मतलब कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स के एंट्रोपी के बारे में बताया। ठीक ना, हम लोग पढ़ रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जनरली मेनली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी को स्टडी किया जाता है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। तो इसी तरह के एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के एंट्रोपी के बारे में सबसे पहले, या एंट्रोपी का कुछ एजम्पशन, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के एंट्रोपी का एजम्पशन या उनको बताने के लिए पहला जो फॉर्म या पहला जो लॉ वो बोल्ट्जमैन ने दिया था। ठीक ना, तो पहला जो है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पहली धारणा ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के एंट्रोपी के बारे में बताने का काम बोल्ट्जमैन ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद मैक्सवेल ने क्या किया कि अब डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने प्रोबेबिलिटी के हेल्प से एक्सप्रेस करने का प्रयास किया। मैक्सवेल ने क्या किया कि जो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ थे किसी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के, उनको उन प्रॉपर्टीज़ को मैक्सवेल ने प्रोबेबिलिटी और दूसरे स्टैटिस्टिकल टूल्स के द्वारा एक्सप्रेस करने का कोशिश किया। और थर्ड जो बड़ा योगदान है गिब्स का, गिब्स ने क्या किया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टर्म जो है, ये जो ऊपर जो भी स्टडीज़ हुए, मतलब जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स के हेल्प से, उन सब को एक फिजिक्स का नया ब्रांच के रूप में उन्होंने बताया, और जिसको हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया हुआ जो बोल्ट्जमैन से स्टार्ट हुआ और गिब्स तक चला, और आगे अभी हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं और आगे इसमें चर्चाएं, खोज चल ही रही हैं। अब देखा जाए कि जनरली यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल्स हैं, जो एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, उनको जनरली 3 ग्रुप में रखा गया है। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इन 3 ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के लिए 3 अलग अलग थ्योरीज, 3 अलग अलग सिद्धांत या 3 अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस दिए गए। ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं, क्या थ्योरीज हैं या क्या मेथड्स हैं, ये एक जो मेनली जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, या जो
हम लोग स्टैटिस्टिक्स कह रहे हैं, ये क्या एक डेफिनिट फॉर्म देते हैं, एक मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं, जिस फॉर्म के थ्रू हम उस एक डेफिनिट ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के सभी प्रॉपर्टीज को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, तो देखा जाए कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस मेनली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में है और कौन कौन से पार्टिकल, मतलब किन पार्टिकल्स के लिए ये वैलिड है। ठीक है, तो सबसे पहला है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, या इसको हम लोग शॉर्ट में एमबी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये किन के लिए एप्लीकेबल है? ये ऐसे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और जो कोई भी स्पिन लेकर रहते हैं। ठीक ना, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैसे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है? ऐसे पार्टिकल जो आइडेंटिकल हो, देखने में एक जैसे हो, मतलब एक जैसे नेचर के हो, एक दूसरे से अलग किया जा सके उनको, डिस्टिंग्विशेबल हो और कोई भी स्पिन लेकर मूव कर रहे हो। ठीक ना, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं इस तरह के पार्टिकल्स हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और कोई भी स्पिन लेकर मूव करते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। अब आता है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स या ये फॉर्मूला या ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ऐसे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं और जिनका स्पिन जो होता है जीरो या इंटीग्रल स्पिन होता है। ठीक ना, तो ऐसे क्लास ऑफ पार्टिकल्स जो आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो, जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सके और जिनका स्पिन या तो जीरो या इंटीग्रल हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स के लिए जो स्पेसिफिक फार्मूला स्टैटिस्टिक्स या जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिराइव किया गया उसको हम लोग बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स या बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के नाम से जानते हैं। और इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जिनका स्पिन जीरो या इंटीग्रल होता है, उनको हम लोग बोसोन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कुछ कॉमन बोसोन्स हैं या कुछ कॉमन पार्टिकल जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं वो हो गए हीलियम एटम और हो गए फोटॉन्स। ठीक ना, हीलियम एटम लो टेम्परेचर पर और फोटॉन्स जो हो गए वो बोसोन्स हैं और ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं थर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या थर्ड जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। ये ऐसे पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं जो आइडेंटिकल हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो और उनका स्पिन जो है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन हो। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स जो आइडेंटिकल एक जैसे देखने में हो, जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सके हो और जिनका स्पिन जो है हाफ इंटीग्रल स्पिन हो, ऐसे पार्टिकल्स जो है वो फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। जो पार्टिकल्स इस तरह के नेचर को शो करते हैं उनको फर्मियॉन्स कहते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखेंगे कि ये फर्मियॉन्स जो हैं या ये जो पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल या आइडेंटिकल और हाफ इंटीग्रल स्पिन शो करते हैं वो पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं। अब कुछ कॉमन जो पार्टिकल जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स या डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं इसके अंदर आते हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये कुछ कॉमन पार्टिकल्स हैं जो हम लोग के फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स या फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। अच्छा, तो ये हो गया तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन और इन्हीं पर हम लोग का पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स काम करता है, इन्हीं पर पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम लोग का आधारित है। अब कुछ टर्म्स हम लोग जानेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, जिसमें से पहला टर्म है फेज स्पेस। फेज स्पेस क्या कहलाता है ये थोड़ा समझा जाए। तो फेज स्पेस का सिंपल मीनिंग क्या है कि फेज स्पेस इज ए ज्योमेट्रिकल फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग द स्टेट ऑफ ए सिस्टम इन विच द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए गिवन
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। फेज स्पेस जनरली क्या है कि जैसे सिंपल बात अगर समझा जाए कि जैसे मान लिया जाए कि कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक पार्टिकल गया, तो ए से बी तक जाएगा तो उसका क्या क्या चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा और साथ में मोमेंटम चेंज होगा, ठीक ना। तो पोजीशन और मोमेंटम का चेंज हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कुछ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट के हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या यहाँ लिख सकते हैं कि पोजीशन एक्स वाई जेड है, मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी जेड है, इधर कुछ पोजीशन हो गया, मोमेंटम कुछ हो गया, ठीक ना। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन अगर स्पेस में किसी पार्टिकल्स के जहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह के डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन और मोमेंटम के चेंज को दिखाते हैं, उस स्पेस को ही हम लोग फेज स्पेस कहते हैं, ठीक ना। यानी अगर मान लिया जाए कि हम लोग अपने सामने जो हम लोग एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, जो एयर देख रहे हैं, जो हमारे आँख के सामने कोई स्पेस अगर दिखाई दे रहा है, उस स्पेस में अगर एक पार्टिकल कोई एक पॉइंट पी से क्यू तक चला गया, तो ये जिस स्पेस में ये मोशन हुआ, मतलब जहाँ पर उसके पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को हम लोग दिखा पाए, उस स्पेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, फेज स्पेस कहेंगे, उसी को फेज स्पेस कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये द मोमेंटम और पोजीशन, जो मोमेंटम और पोजीशन का प्लेन जो हुआ, जो फेज स्पेस में हम लोग मोमेंटम और पोजीशन को दिखा रहे हैं, तो जो प्लेन बनेगा वो मोमेंटम और पोजीशन के रूप में दिखा सकते हैं। तो उस प्लेन को हम लोग फेज प्लेन कहते हैं, और उस फेज प्लेन पर के किसी एक पॉइंट को हम लोग फेज पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब इन फेज पॉइंट्स को मिलाकर जो लोकस एक बनेगा, उस लोकस को हम लोग फेज ट्राजेक्टरी कहते हैं, ठीक है। उस लोकस को हम लोग क्या कहेंगे, फेज ट्राजेक्टरी कहेंगे, क्लियर। तो मान लिया जाए कि अगर कोई ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, मान लिया जाए ये कोई एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, यहाँ पर कोई एक पार्टिकल ए से बी तक मूव किया जिसके वजह से उसका पोजीशन और मोमेंटम चेंज हुआ, तो ये स्पेस हम लोग का फेज स्पेस कहलाएगा। अच्छा, जिस प्लेन पर ये मोशन हुआ उस प्लेन को हम लोग फेज प्लेन कहेंगे। इस फेज प्लेन पर के पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, फेज पॉइंट्स कहेंगे, और इस फेज पॉइंट्स को मिलाकर जो स्ट्रक्चर हम लोग का बना, उस स्ट्रक्चर को ही हम लोग फेज ट्राजेक्टरी के नाम से जानते हैं, या फेज ट्राजेक्टरी उनको हम लोग कहेंगे। अब ये जो फेज स्पेस होते हैं ये जनरली दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग म्यू स्पेस और दूसरे को हम लोग टाउ स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए कि अगर कोई एक पार्टिकल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, तो उसके पोजीशन को कैसे दिखाएंगे, मतलब पोजीशन को 3 एक्सिस के थ्रू एक्स वाई जेड, 3 कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड, और मोमेंटम को कैसे दिखाएंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो इस 6 डायमेंशनल स्पेस को, जहाँ पर पोजीशन को एक्स वाई जेड से और मोमेंटम को पी एक्स पी वाई पी जेड से दिखा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यू स्पेस कहते हैं, ठीक ना। तो अगर कोई पार्टिकल, अगर मान लिया जाए कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन एक्स वाई जेड, मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी जेड होगा। तो ये एक्स वाई जेड और पी एक्स पी वाई पी जेड के कंबाइंड फॉर्म को ही, कंबाइंड स्पेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, म्यू स्पेस कहते हैं। अब टाउ स्पेस जाना जाए क्या है, कि अगर मान लिया जाए कि कोई एक सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स n पार्टिकल्स हैं, तो इसके पोजीशंस को कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q3n। मोमेंटम को कैसे दिखा सकते हैं, P1 P2 P3n। तो अगर कोई सिस्टम n पार्टिकल से बना है, जो 6n मेंबर हैं, कौन कौन से, पोजीशन के ये और मोमेंटम के ये, तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग टाउ स्पेस कहते हैं, ठीक है। तो ये
6 एन डायमेंशनल स्पेस इस तरह का जो बनता है, इस तरह के पोजीशन और इस तरह के मोमेंटम को लेकर उसको हम लोग टाउ स्पेस कहते हैं, ठीक ना। तो एक टाउ स्पेस जो है वो इन स्पेसेस ऑफ म्यू स्पेस से मिलकर बने रहते हैं, ठीक ना। मतलब बहुत सारे म्यू स्पेस मिलकर एक एक टाउ स्पेस बनाते हैं, ठीक ना। कैसे समझ सकते हैं, देखिए ये पोजीशन जैसे Q1 है, तो इसको हम लोग एक्स वाई जेड 3 में डिवाइड कर सकते हैं। मोमेंटम को भी एक्स, ये पहला जो मोमेंटम, इसको एक्स वाई जेड 3 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये पहला हो गया। इसी तरह से अगर दूसरे के बारे में देखा जाए, दूसरा मोमेंटम अगर हम लोग ये Q2 पढ़ रहे हैं, तो इसको भी एक्स वाई जेड पोजीशन एक्स वाई जेड में, ये मोमेंटम को भी हम लोग पी एक्स पी वाई जेड में दिखा सकते हैं, ठीक ना। तो प्रत्येक एक एक जो है वो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को इंडिकेट करता है। ये भी जो है मोमेंटम जो है वो प्रत्येक एक एक 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक ना। तो एक टाउ स्पेस जो है वो बहुत सारे लगभग इन स्पेसेस ऑफ म्यू स्पेस से मिलकर बने रहते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये गया म्यू स्पेस और टाउ स्पेस के बारे में। अब हम लोग कुछ फेज ट्राजेक्टरी के बारे में देख लेते हैं। जो फेज स्पेस पढ़े, तो फेज स्पेस या फेज ट्राजेक्टरी कैसे बनता है, ये जनरली एग्जाम में कभी कभी देता है। तो जैसे मान लिया जाए कि एक पार्टिकल अगर वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा है, तो उसका फेज ट्राजेक्टरी कैसे खींचेंगे। तो फेज ट्राजेक्टरी का सिंपल मीनिंग यही होता है कि उसके पोजीशन और मोमेंटम का ग्राफ। तो अगर कोई पार्टिकल अगर वन डायमेंशनल वेल में मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन हम लोग एक्स से दिखा सकते हैं। और मोमेंटम कैसे दिखाएंगे, तो मोमेंटम हम लोग जानते हैं, ये हम लोग को बचपन से ही याद होगा कि मोमेंटम होता है 2m होता है, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल का मास, एनर्जी सब कांस्टेंट रहेगा, तो ये मोमेंटम भी क्या रहेगा, हम लोग का कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना। तो वही अगर मान लिया जाए कि ये हम लोग बक्से की लंबाई एल तक पकड़े हैं, 0 से एल तक के बीच में, मतलब ये बक्सा इधर की तरफ है, ये 0 इधर एक्स कोऑर्डिनेट 0 पकड़ा गया, इधर जी एक्स कोऑर्डिनेट एल पकड़ा गया, इसी में ये पार्टिकल है जो आराम से इधर उधर मूव कर रहा है, ठीक ना। तो इसका एनर्जी कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर 0 से एल तक अगर उसके लेंथ को बढ़ाते जाए, मान लो यहाँ पार्टिकल था, यहाँ से इधर की तरफ जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, तब भी उसका मोमेंटम क्या रहेगा, हम लोग का फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक ना। पोजीशन चेंज हो जा रहा है लेकिन मोमेंटम यहीं पर फिक्स रहेगा। इसी तरह से ये तो हो गया हम लोग का पॉजिटिव मोमेंटम। रूट है तो एक हम लोग को नेगेटिव कंपोनेंट भी मिलेगा, तो अगर नेगेटिव लिया जाए तो ये भी हम लोग का डिस्टेंस बढ़ते चला जाएगा, लेकिन मोमेंटम यहाँ पर फिक्स्ड ही रहेगा। तो इस तरह का कुछ हम लोग का फेज ट्रैजेक्टरी या फेज स्पेस मिलता है अगर एक पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में मूव कर रहा हो तब, ठीक है। तो ये गया, अगर कोई पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम का ट्रैजेक्टरी क्या होगा, या किस तरह का लोकस वो शो करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तब क्या होगा। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक ना। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखा जाए ये ई को नीचे ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इधर भी ई को नीचे ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो इस फॉर्म में चला आएगा, ठीक ना। तो ये जनरली किसका फॉर्म है, इलिप्स का फॉर्म है। यहाँ पर पी से हम लोग मोमेंट पी से मोमेंटम को और क्यू से हम लोग पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। तो ये इलिप्स का फॉर्म हो गया। इलिप्स का फॉर्म हम लोग को याद होगा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक ना। तो ये हम लोग इसके, अगर हम लोग फेज स्पेस दिखाना चाहें या फेज ट्रैजेक्टरी दिखाना जाए तो इस तरह का हम लोग का इलिप्टिकल नेचर मिलेगा। तो ये फेज ट्रैजेक्टरी हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तब। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, मैक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे। तो सिंपल सी बात ये समझी जाए क्या, कि अगर मान लिया जाए कि कोई एक सिस्टम है
जो बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल से मिलकर बना है। तो इन माइन्यूट पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ को, माइन्यूट पार्टिकल से जुड़े हुए कैरेक्टर्स को, नेचर को, इनकी प्रॉपर्टीज़ को, इनके ओरिएंटेशन को हम लोग कहते हैं माइक्रोस्टेट। और ये सिस्टम के होल, एज ए होल सिस्टम के प्रॉपर्टीज़, नेचर, ये सब को हम लोग कहते हैं मैक्रोस्टेट। यानी एक मैक्रोस्टेट बहुत सारे माइक्रोस्टेट से मिलकर बना रहता है। ये सिंपल सी बात गई। अब इसका फिजिकल व्यू थोड़ा सा देखा जाए क्या है। तो मैक्रोस्टेट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एज ए होल। कोई एक सिस्टम के ओवरऑल स्टेट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैक्रोस्टेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, क्वांटिटीज़ जैसे प्रेशर हो गई, वॉल्यूम हो गई, टेम्परेचर हो गई, ये सब क्या होती हैं? मैक्रो स्टेट से बिलोंग करती हैं, या इनको हम लोग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज़ भी कह सकते हैं। ये मैक्रो स्टेट जो है वो जो एक मैक्रो स्टेट जो है, इसमें जो पार्टिकल्स बने, मतलब जिन पार्टिकल से मिलकर एक मैक्रो स्टेट बना रहता है, मैक्रो स्टेट कभी भी उन पार्टिकल्स के पोजीशन और मोमेंटम को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक ना। ये मतलब मैक्रो स्टेट के द्वारा या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के द्वारा हम लोग इन पार्टिकल्स के जो कंपोजिशन पार्टिकल्स है, जो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं, उनके पोजीशन और मोमेंटम को हम लोग कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कभी भी उनकी जानकारी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब देखा जाए कि मैक्रो स्टेट क्या है। तो मैक्रो स्टेट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द सिस्टम बाय स्पेसिफाइंग इट्स पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स एंड मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो कोई भी एक मैक्रो स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उनके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग माइक्रो स्टेट का यूज़ करते हैं, या माइक्रोस्टैटिक कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो माइक्रो स्टेट्स क्या करते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, मतलब मैक्रोस्कोप के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, ठीक है। अब एक हमेशा याद रखेंगे, शुरुआत में भी कहा कि एक मैक्रो स्टेट बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो स्टेट से मिलकर बना रहता है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतनी जानकारी लेते हैं। इसके साथ ही मैं नोट्स जो है उसका पीडीएफ फॉर्म अटैच कर दूंगा, उसको ज़रूर पढ़िएगा। और ये बेसिक लेक्चर है, हो सके तो इसमें कुछ आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो अगर ज़रूर कुछ डाउट रहे तो उनको ज़रूर बोलिएगा, मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश फिर से करूँगा। ओके, तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोग इसको इजी वे में आसानी से समझने पढ़ने का कोशिश करेंगे, करते रहेंगे, ठीक ना। जहाँ सुविधाएं रहेंगी उसको हम लोग मिलजुल कर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।